हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे के लिए प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। कई किताबों के राइटर्स हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साउथ एशिया पर खास नजर रखते हैं। मुश्तबा साहब इस वक्त अपने वतन बिहार के शेखपुरा जिले के माने गांव में हैं और उन्होंने हमें वहां से भी वक्त दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। वो जहां भी जाते हैं वो हमारे प्रोग्राम की तैयारी रखते हैं और हमसे जरूर बात करते हैं। हर फ्राइडे में आपको साउथ एशिया की खास खास खबरें भी बताते हैं और उसका एनालिसिस भी बताते हैं। आज सैयद अली मुश्तबा साहब के जो हम बात करेंगे वो तालिबान के एक काफी सीनियर लीडर, उन्होंने यूएई का दौरा किया है और सुना यह जा रहा है कि शायद एमिरेट्स एयरलाइंस जो यूएई की बड़ी एयरलाइन है, उसकी फ्लाइटें शायद दुबई या अबू धाबी से काबुल के लिए शुरू हो जाएंगी। उस तरह से काबुल से लोगों का, दुनिया का ताल्लुक और बेहतर हो जाएगा, आना जाना बेहतर हो जाएगा। क्या कुछ है इस सिलसिले में हम बात करेंगे। आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। दूसरी खबर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चीन का दौरा किया है। वो वहां क्या कुछ करने गए हैं, क्या बात है, क्या एजेंडा है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी सरकार में, शाह महमूद कुरैशी, वो साइफर केस में उनको जमानत मिली है और उस केस में लगता है कि काफी कुछ कमजोर है। अदालत ने उनकी बात सुन ली है। पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का जो हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पिछले दिनों कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया था और उसे बंद कर दिया गया था, उसे फिर से खोल दिया गया है। नेपाल से भी कुछ अहम खबर है और भी हम ये भी समझना चाहेंगे कि भारत के इलेक्शन रिजल्ट का क्या कुछ असर होगा पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात में, खासतौर पर पाकिस्तान के सिलसिले में। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान से क्या खबर है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को अभी तक दुनिया के मुल्कों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन कारोबार तकरीबन सब कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। चीन तो बाकायदा उन्होंने अपना एम्बेसडर भी भेजा है। रूस की तरफ से भी पिछले हफ्ते खबर आई थी। अब ये यूएई के साथ क्या कुछ बातें क्या हो रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने चर्चा का आगाज दुबई यूएई से कर रहे हैं और जो खबर है वो तालिबान के बढ़ते हुए रिश्ते यूएई के साथ। अब आप तो बेहतर जानते हैं यूएई को हमसे कि यूएई जो है एक मुल्क नहीं है, बल्कि वो यूनाइटेड अरब एमिरात्स है वो, और उसमें कई मुल्क मिला करके वो एक मुल्क बनता है जिसका नाम यूएई है। तो अब जो खबर वो ये है कि तालिबान के जो होम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, वो सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो खुद गए हुए थे दुबई और वहाँ के यूएई के जो अमीर हैं, जो जो उनके जो सरबराह हैं, उनसे वो जाके मिले और काफी उनकी अच्छी खुशगवार बातें हुई। उस पे यूएई ने उनसे जो है वो फ्लाइट के लिए कि एमिरात एयरलाइंस जो है वो काबुल में रेगुलरली फ्लाइट करे, वीजा के लिए वो बात कर रहे थे। बात हुई उनकी जिसमें कि वर्ल्ड के जो लोग आए वो उनको एमिरात जो है वो वीजा दे दे यहाँ के लिए, काबुल के लिए, और अपनी एम्बेसी वगैरह खोलने के लिए और वहाँ पे जो है उनसे तजारत करने के लिए। और ये बढ़ते हुए रिश्ते का संकेत हो रहा है यूएई से और तालिबान या अफगानिस्तान से या काबुल से। और ये वही कड़ी है जो कि चाइना से शुरू हुई, मॉस्को गई, अब वो यूएई में आकर करके फंसी है। अब बात एक चीज और मैं आपको समझा दूं कि कुछ दिन पहले एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल में, तुर्की में हुआ था, जिसमें तालिबान ने ये मतलब मशवरा दिया था या एक ऐलान किया था कि ये जो 50 मुस्लिम ममालिक हैं या 55 मुस्लिम ममालिक हैं, इनको क्या परेशानी है तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की।
और उन्होंने कहा था कि ये तो रिकॉग्नाइज कर ही सकते हैं इनको, ये तो अगर सॉवरेन कंट्री है तो ये रिकॉग्नाइज कर ले। तो लेकिन इन लोगों ने उस पर कोई पहल नहीं की है। और यूएई एक वाहिद मुल्क है जो कि मतलब एक कॉन्सोलिडेटेड 4 या 5 मुल्क उसके अंदर हैं। तो उन्होंने तालिबान को बुलाया और बुलाने के बाद उनसे बाकायदा बात की है, बहुत सारी चीजों पे बात हुई थी। और ये अभी जो बात हुई है, इसका एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूएई की कुछ एक डेलीगेशन जो है पहले काबुल आ चुका था, जिसपे उन्होंने तालिबान से वो बात कर चुके थे पहले। उसी का ये फॉलो अप है जो कि जिसपे विमेन के एजुकेशन के लिए भी उन लोगों ने बात किया, विमेन्स राइट के लिए भी बात किया। ये सारी बातें होने के बाद उन्होंने इनको फिर से आमंत्रित किया यहाँ यूएई में, दुबई में आने के लिए और बात करने। गौरतलब बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिराजुद्दीन हक्कानी जो है ये टेररिस्ट लिस्ट में है अमेरिका के, और इनके जो स्पाई जो इनके इंटेलिजेंस हेड हैं वो भी गए थे वहां, मतलब अभी दुबई में। ये दोनों जो हैं ये टेररिस्ट लिस्ट में है, 10 साल से इनको टेररिज्म लिस्ट में रखा हुआ था। और उसके बाद भी ये पहली बार जो है काबुल से या अफगानिस्तान से बाहर इन्होंने पैर निकाला है। तो ये भी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे तालिबान जो हैं वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं और दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं, और जो भी उनके फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे ये कह रहे हैं। लेकिन ये इसका ये नहीं है कि यूएई ने ऐलान कर दिया है कि वो तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज करते हैं, और यहाँ तक कि चाइना ने भी नहीं ऐलान किया कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं। डिप्लोमेटिक मिशन जरूर खोल लिया है। मॉस्को ने भी जो है वो कहा कि हमने उनको टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया। तो यही खबर है कि बढ़ते हुए रिश्ते। इसमें सैयद अली मुश्तबा साहब, ये मैं समझना चाहूंगा कि क्या यूएई में तालिबान की सरकार की एम्बेसी कोई कॉन्सुलेट कोई काम कर रहा है जिससे वो वीजा दे सके? क्योंकि जाहिर है नुमाइंदे तो तालिबान सरकार के वहां होंगे, तभी वीजा भी जारी की जाएगी। उस पर भी कोई बात आगे बढ़ी है क्या? जी जी, उस पे ही बात हुई थी। मेन जो बात हुई थी वो उसी के ऊपर थी कि वो चाह रहे हैं कि यूएई में तालिबान अपना कॉन्सुलेट खोल लें यूएई के मतलब कंसेंट से, ताकि वहां से वो वीजा इशू करें अपने अफगानिस्तान के अंदर और काबुल के अंदर, और ताकि वहां से फिर वो फ्लाइट जो है वो उनको लेके आए यहाँ पे। तो मेन जो बात थी वो यही थी, वो कॉन्सुलेट खोलने की बात हो रही थी। और जो या तो जो कॉन्सुलेट पहले चल रहा होगा उसमें वो अपने नुमाइंदे रखना चाह रहे होंगे, लेकिन अच्छा, ये तो तय है। इसमें क्या कोई ताल्लुक उसका है जो अभी तकरीबन पिछले हफ्ते कतर में जो तीसरा दौर हुआ है, मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद का कोई ये डेवलपमेंट है? किस तरह से इसको देखें, क्या है? नहीं, अभी जो दोहा राउंड ऑफ टॉक्स होने वाले हैं, थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स, वो 30 जून और 1 जुलाई को होने वाले हैं। अच्छा अच्छा, अभी उसमें टाइम है, अभी वो हुआ नहीं, तैयारी का दौर है। तालिबान कर रहे हैं। और ये उससे पहले की खबर है। आज हम जो है 6 तारीख को बात कर रहे हैं और ये 2-3 दिन पहले की खबर है। तो ये संकेत दे रहा है कि शायद दोहा राउंड ऑफ टॉक्स में और भी कुछ ममालिक आए जो कि इसी तरह का यूएई के तरह का जो है कुछ प्रपोजल लेके आए। तो अब देखिए आगे क्या होता है। दोहा राउंड टॉक्स में तो अभी तालिबान ने अपना मंशा ही जाहिर नहीं किया है कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अभी उनके डिस्कशन चल रहे हैं। तो ये खबर है। वैसे अभी तालिबान की सरकार अभी मतलब जब आप वहां की खबरों पर नजर डालते हैं तो एक नॉर्मल मुल्क की तरह से वो चलने लगा है या नहीं? अभी सिक्योरिटी के बारे में जो चीजें बीच बीच में आती हैं, हमले, कत्ल गारतगरी, क्या अब सुकून है, शांति है? क्या हालत है अब? एवरेज हालत किस तरह की है वहां? देखिए, अगर आप अफगानिस्तान को उसके हिस्ट्री से अगर उसको मतलब आज के डेट को अगर आप मतलब कंपेयर करेंगे या तशबीह देंगे, तो अभी जो तालिबान के अंदर है वो करीब करीब 90% या 95% जो है वो इम्प्रूव्ड सिचुएशन है उसके प्रीवियस कंडीशन पे, जहाँ पे कि हर टाइम जो है लड़ाई हो रही है। कभी रशिया से लड़ाई हो रही है, तो कभी अमेरिका से लड़ाई हुई है, कभी आपस में ही लड़ाई हो रही है, वॉरलॉर्ड से लड़ाई हो रही है। तो अफगानिस्तान ने एक 40 साल हो गए हैं, जबकि 1990 से या 1980 से जो है वो मतलब वहां पे लड़ाइयां ही चल रही हैं।
ये पहली बार ये 2-3 साल 2021 में तालिबान की सरकार आई थी, जब अशरफ गनी जो है वो उन्होंने अपनी जगह छोड़ी थी। और उसके बाद जो तालिबान आए हैं, तो ये तालिबान की जो हुकूमत है, अगर आप अशरफ गनी की हुकूमत को देख लें या जो उनसे पहले थे हामिद करज़ाई साहब थे, उनकी हुकूमत देख लें, तो उन सब से तो बहुत बेहतर है जो अभी हालात हैं अफगानिस्तान के। और तालिबान को हर तरह से यही लग रहा है कि तालिबान के अलावा दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है अफगानिस्तान में। अब अमेरिका जो है वो उसने जिद बांध ली है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और अमेरिका जब रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। लेकिन अब तालिबान जो है वो उसी के रिकॉग्निशन में बैठे रहे और अमेरिका जो कहे वही बात मानते रहे, तो फिर तो उनकी सॉवरेनिटी है ही नहीं है। जी जी तो जी। यही चल रहा है अभी मामला। वो अमेरिका अमेरिका हर मुल्क को अपने तरीके से चलाना चाहता है, वो उसके साथ एक मुश्किल है लोकल सेंसिटिविटीज को गौर किए बगैर। अच्छा, मैं चलता हूं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए, उसका क्या है, क्या एजेंडा है, क्या बात हो रही है, क्या है? शहबाज शरीफ जो है वो 4 तारीख को वहां से पाकिस्तान से वो चले गए हैं चाइना, यहाँ बीजिंग गए हैं। और उनका जो मेन एजेंडा है वो वहाँ के हुक्मरानों से और जो चाइना के जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट हैं जो कि रूल कर रहे हैं, और ली जीपिंग, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी और भी लोगों से मुलाकात होगी। तो इसका जो मेन एजेंडा है उनका कि वो जो सी पैक प्रोजेक्ट है जो कि गरदार एयरपोर्ट जाता है, पोर्ट जाता है, उस ग्वादर पोर्ट जो जाता है, उसको वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट हो। और उसके अंदर जो जो मुश्किलें और परेशानियां आ रही हैं कि वहाँ टेररिस्ट लोग जो हैं वो तहरीक तालिबान, जो पाकिस्तान के जो जो टेररिस्ट ग्रुप है, वो उनको हमेशा जो है वो चाइनीज लोगों को जो है जो उनके वर्कर होते हैं उनको मार देता है, और इस वजह से वो प्रोजेक्ट रुक जाता है और फिर जो है वो फिर चलने लगता है। तो ये इसी तरह की चीजों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाइना को जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कमिटमेंट देना चाहते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते रहिए, उसको आगे ले जाइए, और जहां तक कंप्लीशन की तरफ हम आपके लोगों को जो है सिक्योरिटी देंगे, और जो जो चाइनीज लोगों को जो है हम सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। तो इसी तरह की कुछ बात करने के लिए फिर उनके जो इकोनॉमिक हैं, डिफेंस हैं, और जो एक बाकायदा जो जो मतलब होता है एक हेड ऑफ द स्टेट का दौरा जिसमें बहुत सारे एजेंडे होते हैं। एक जो चीज जो मीडिया में आई है वो ये है कि वो शहबाज शरीफ जो हैं वो चाइना के कुछ शहर जा करके वो देखना चाह रहे हैं, जहाँ पे एक जबरदस्त तरीके का डेवलपमेंट है, और वहाँ पे वो एक यूनिक मतलब सिटी बनाया है उन्होंने, जिसमें मतलब बेइंतहा प्रोग्रेस हुई है। तो उसका एक जायजा लेना चाह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को वही मॉडल जो है वो दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे। तो इसी हवाले से वो शहबाज शरीफ का एक स्टेट विजिट है जिसमें बहुत सारे एजेंडे होंगे। अब जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। जी जी जी। अच्छा, इमरान खान जो जेल में हैं अभी तक, जो सबसे पॉपुलर लीडर वहां के माने जाते हैं, वो अभी शहबाज शरीफ और उनके खिलाफ कोई केस था, उसमें कोई उन्हें आसानी हुई है? क्या ऑर्डर है, वो बेल का है या क्लीन चिट है, क्या चीज है वो? देखिए, पहले इमरान खान की जो बात कर लें तो इमरान खान के पास तो बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं, और वो केस लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो इमरान खान का ये है कि वो सारे केसेस को अदालत से मतलब फारिग करना चाहते हैं ताकि अदालत उन्हें जो है बरी कर दे, क्योंकि वो केस जितने भी केसेस हैं उसमें कोई दम नहीं है, वो सब फैब्रिकेटेड केसेस हैं, लाइज हैं, और इमरान खान को जेल में रखने का एक मंसूबा है, पॉलिटिकली इनएक्टिव बना दे। तो अभी जो केस आई है वो साइफर केस है। वो साइफर केस क्या है? वो साइफर केस जो है वो ये है कि इमरान खान ने एक बड़े रैली में जो है एक डॉक्यूमेंट निकाला था जो कि केबल था। अमेरिका से उनके एम्बेसडर ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें कहा था कि एक केबल भेजा था जिसको वो कहते हैं कि स्टेट डॉक्यूमेंट होता है, बहुत खुफिया डॉक्यूमेंट होता है। उसमें यह था कि अमेरिका के एम्बेसडर लू जो थे, उन्होंने बात किया था चाइना में पाकिस्तान के एम्बेसडर को कि वो इमरान खान को हटाना चाहते, और ये जो है अमेरिका जो है उनको हटाने की साजिश कर रहा है, और उसके लिए उन्होंने एक केबल भेजा था जो उनके एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के इमरान खान को, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे।
तो इनके ऊपर जो तोहमत लगी है कि वो स्टेट डॉक्यूमेंट था, एक स्टेट सीक्रेट था, इनको इन्होंने पब्लिक में ला करके इन्होंने इसको पढ़ दिया और उसको कर दिया। तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन किया उन्होंने, यही साइफर केस। अब इस केस का क्या है कि वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट आ गया है। हाई कोर्ट में जो है, क्योंकि महमूद शाह कुरैशी जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे इमरान खान, तो इसलिए वो भी इस केस में जो है वो सजा याफ्ता थे और उस केस में उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये दोनों बंद हैं वहां पे पाकिस्तान में जेल में। तो अब जो केस का ये हुआ है कि उसमें उनको बरी कर दिया गया। कोर्ट ने ये अभी हाई कोर्ट की बात है और कोर्ट ने उनको कहा कि जो इनके ऊपर जो केस थी वो बेबुनियाद थी, इन्होंने कोई वॉयलेशन नहीं किया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का और ये इससे बरी हो गए हैं, इनको जमानत भी दे दिया है। लेकिन अभी ये दो लोग जो हैं और भी केसेस में फंसे हुए हैं, तो ये अभी अभी और जेल में रहेंगे क्योंकि बहुत सारे केसेस इन लोगों के ऊपर लगे। लेकिन जो बड़ा केस था वो जो उछल के आ रहा था सामने, एक तो साइफर केस था, दूसरा तोशाखाना केस था जो कि जिसमें उन्होंने घड़ी खरीद ली थी और मतलब उसको मतलब अपने दाम पे उन्होंने बेच दिया था, कम दाम में खरीदा था और ज्यादा दाम में बेच दिया था, वो केस है। तो उस केस में भी जो है कहीं से उनको रिलीफ मिल गया था, लेकिन फिर भी वो अभी केस फाइनल तौर पे क्लियर नहीं हुआ है, वो भी चल रहा है। एक जो है उनकी शादी का केस है, वो भी चल रहा है। एक केस जो है उनके ऊपर करप्शन का केस है कि उन्होंने किसी को लैंड दे दिया था, वो भी चल रहा है। कुछ टेररिज्म का भी केस है जो कि उससे वो निकल चुके हैं कि उन्होंने कुछ बयान दिया था जिसको जिसको वो ये कह रहे थे कि उसको कहते हैं कि ये अमाउंट्स टू टेररिज्म। वो जो 9 तारीख का 9 मई पिछले 9 मई को जो तोड़ा फोड़ी हुई थी वो भी केस चल रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं उनके और मुझे ये लगता है कि मतलब फाइनल जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ही जाएगी और सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते वो केस को पहुंचते पहुंचते अब 1 साल तो हो ही गया इमरान खान को बंद हुए, अभी कितने दिन और ये केस चलेंगे। तो जैसे जैसे केस के आते जाएंगे नतीजे वो हम बताते जाएंगे। तो ये देखिए, इमरान खान के खिलाफ अमेरिका था, ये बात तो उन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ में पेश कर दिया था। अब क्या ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ने एक तरह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का गला घोटा हुआ है कि एक सबसे पॉपुलर लीडर को अपनी पसंद की सरकार के जरिए जेल में डाला हुआ है और अवाम की का जो नुमाइंदा था उसको उसको बंद किया हुआ है, जिसके लिए लाखों लोग आधी आधी रात को रैलियों में शरीक होते थे बाकायदा। आखिरकार तो स्टेट ब्रॉडकास्टर को उन्होंने सरकार ने ऑर्डर किया था कि ना दिखाएं लोगों को। तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो बातें आप कह रहे हैं ये सारा पाकिस्तानी जानता है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन जो उनके हुक्मरां हैं, जो उनके आर्मी चीफ हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती और चलेगी तो उन्हीं की चलेगी क्योंकि वो पावर में है, वो इख्तियार में है। हमारे और आपके कहने से या पाकिस्तानी अवाम के कहने से तो पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। और यही फैसला जो है अदालत अब अदालत के पास पहुंच गई है। तो अदालत जो है अगर वो निष्पक्ष है, किसी का साइड नहीं ले रहा है और वो हक का साथ दे रहा है या सच्चाई का साथ दे रहा है, तो वो अपना काम करता जाएगा। अगर वो भी बिक गई, वो अदालत भी बिक गया, तो फिर तो जो आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का क्या है, वो तो पाकिस्तान को ही खत्म कर देंगे वो। वो बहरहाल अपने अपने तरीके से हुकूमतों को चलाने की उनको बहरहाल एक मुश्किल है जो चाहते हैं वो। अच्छा, जो दफ्तर बंद हुआ था पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या कुछ है वो? क्या वाकई कुछ लीगल था जिसे तोड़ा गया था फिर बंद किया गया था? क्या है वो खबर? देखिए, वो खबर ये थी कि जो इस्लामाबाद में हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में इस बात की बात की थी कि इस्लामाबाद में पीटीआई का दफ्तर था जिसको जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर पे कि वो इंक्रोच लैंड पे बना हुआ है, उसको बुलडोजर से जो उसके एक पोर्शन को जो है वो मिसमार कर दिया गया और उसके जो फ्रंट जो ऑफिस है एंट्रेंस में उस पे उन लोगों ने मतलब ताला लगा दिया था। अब ये मैटर जो है कोर्ट में गया तो कोर्ट ने जो है अदालत ने ऑर्डर दे दिया कि इसके ताला खुलवा दीजिए आप और फिर से जैसे नॉर्मल एक्टिविटी पीटीआई की होती है वो अपने दफ्तर में जाएं और जाके करें। तो यही खबर है। अब ये सब चीजें जो हैं ये चल रही हैं, मतलब पाकिस्तान में तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, मतलब कोई एक नई चीज नहीं है क्योंकि ये जो सियासी दुश्मनी है वो उसका कोई एंड नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान खत्म हो जाए उनकी दुश्मनी नहीं खत्म होगी। जी 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 जी,
इस्लामाबाद शहर मैंने देखा है, बहुत ही वेल प्लान शहर है, और जिसमें बाकायदा वो जो फैसल मस्जिद जो वहाँ का एक तरह से लैंडमार्क है, वो सारे बिल्कुल तकरीबन जिस तरह से चंडीगढ़ को ऑर्गेनाइज करके बसाया गया। इस्लामाबाद भी चूंकि 1963 में उसकी यानी राजधानी के तौर पर बना था, तो वहाँ आम तौर पर ये समझा जाता है कि कोई चीज इलीगल जो इमारतें हैं वो नहीं बनेंगी। अब ताज़ा हालात किस तरह के मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बहुत ही अच्छा साफ सुथरा वेल प्लान शहर है इस्लामाबाद। वहाँ भी इस तरह का हुआ, तो ये बहरहाल एक शायद सियासी एक तरह से बदला लेने की ही का जज्बा हो सकता है। अच्छा, और वहाँ कुछ नेवी पर्सनल का कोई एक मुकदमा है, वो क्या कुछ है? जी, ये एक तरह से समझ लीजिए कि एक म्यूटनी हुई थी कोई 2014 में या 2015 में, जिसमें नेवल लोग जो थे, जो नेवी के लोग, वो कराची पोर्ट पे उन्होंने बाकायदा एक टेररिस्ट एक्टिविटी की थी। और ये टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तानी नेवी ने नहीं की थी, बल्कि जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो एक टेररिस्ट संगठन है, जो कि ये चाहती है कि उनका राज जो है वो आ जाए पाकिस्तान पे, और ये जो डेमोक्रेटिक और ये सब चीजों को वो हटा देना चाहते हैं। वो उनका लाइन जो है वो मिलता है अलकायदा से, मिलता है दाइश से, मिलता है, और इस तरह के जो संगठन है उसी तरह के संगठन है। और इनको जो है मतलब एड कर रही है या इनको जो है संरक्षण दे रही है अफगानिस्तान के तालिबान। और ये लोग जो है पाकिस्तान में एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यही एक संगठन है जिसने मतलब एक नेवल अटैक कर दिया था 2014 में। उसमें जब वो फॉइल हो गया, उसमें बहुत सारे टेररिस्ट को मारा गया, कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया। तो उसी में ये पाया गया, जब इन्वेस्टिगेशन है, कि कुछ नेवल जो ऑफिसर थे, जो लोग थे नेवी के, पाकिस्तान नेवी के, वो भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के समर्थक थे। तो उनको सजाए मौत दे दी गई। और वो जो केस है, उस केस को खोला गया है, वो चल रही है। तो अभी उनका एग्जीक्यूशन को रुकवा दिया गया है, और उनका कहना है कि ये जो हमको जो सजा दी गई है वो बेबुनियाद है और हम निर्दोष हैं, हमको अपनी बात कहने की जगह ही नहीं मिली, हमको इजाजत ही नहीं मिली। तो अब कोर्ट ने रिव्यू किया है और उनका जो एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है उसको स्टे कर दिया गया है। और उनसे कहा गया है कि आपके पास जो तर्क हैं या जो आपके पास दस्तावेज हैं या आपके पास जो भी आर्गुमेंट्स हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अदालत में लेके आइए और फिर उसको देखा जाएगा। तो यही केस है। जी 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 जी। अच्छा, नेपाल में हमारे भारत के जो बड़े मशहूर मसाले हैं उन पर पाबंदी की खबर आ रही है, वो क्या है कि भारत के तो वो मसाले बड़े मशहूर और दुनिया भर में जाने वाले हैं, आजकल कुछ मुसीबत में है हमारे भारत के मसाला व्यापारी, क्या कुछ है नेपाल में? जी, नेपाल से जो खबर है वो ये है कि देखिए, इसको समझने के लिए पहले ये समझ लीजिए कि हांगकांग से ये खबर शुरू हुई थी। हांगकांग वालों ने जो है यहाँ के एमडीएच, जो बहुत बड़ी कंपनी है जो कि मसाला बनाती है, और उसका मुस्तकिल जो है आपको एडवर्टीजमेंट टीवी के हर चैनल पे आता रहता है। एक एवरेस्ट कंपनी है, एवरेस्ट कंपनी, वो भी मसाला बनाती है। ये सब बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं जो कि मसाला की ही तिजारत करते हैं, और पूरी दुनिया में ये दो ब्रांड जो है वो छाए हुए हैं, हिंदुस्तान में तो छाए हुए हैं ही हैं। तो उनको जो है हांगकांग वालों ने टेस्ट लेबोरेटरी में टेस्ट किया, और उसमें कुछ ऐसी चीजें पाई गई जो कि खाने के लिए जो है, जो लोग खाएंगे उनको कैंसर का रोग हो सकता है, कैंसर की बीमारी हो सकती है। तो हांगकांग ने उसको बैन कर दिया। उसके फॉलोइंग जो है वो सिंगापुर ने भी उसको टेस्ट करवाया, उसने भी वही पाया। तो ये तो दोनों जो है वो फॉरेन कंट्रीज हैं और अलग हैं। अब ये पहली बार जो है वो नेपाल ने हांगकांग और सिंगापुर के ही मतलब लाइन पे अपने कंट्री में जो है वो एमडीएच मसाले और एवरेस्ट मसाले को बैन कर दिया है, और अपने लोगों को कहा है कि आप अपना मसाला खुद तैयार कीजिए, और या नहीं तो जो नेपाल की कंपनियां हैं इन मसाले को बनाती हैं उन्हीं को आप बनाइए, उन्हीं को आप लीजिए, इनको नहीं लेंगे। अब ये जो चीजें हैं वो इंडिया में भी तो खबरें चली रही हैं, और
तो गवर्नमेंट ने जो है कुछ टाइट किया है, उनको फिर से कहा है कि आप अपनी लैब और इस सब चीज़ों को जो है फिर से दुरुस्त कीजिए, और जो उनका जो टेस्ट होता है इंडिया के कि उनको जो ISI मार्क मिलता है या जो टेस्ट लेबोरेटरी की होती है, तो इंडिया वालों ने तो ऐलान कर दिया था कि हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें नेपाल में जो एनालिसिस हमारा यही समझ में आ रहा है कि नेपाल वालों ने एक तरह से एंटी इंडिया रुख इस्तेमाल किया है, और इंडिया में तो बैन हुआ नहीं है लेकिन नेपाल में बैन हो गया। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया के लोग जो है उसको अभी भी खा रहे हैं, लेकिन नेपाल वालों ने मना कर दिया है। तो इसका मतलब है कि नेपाल जो है वो इंडिया का पट्टू नहीं है, इंडिया का जो है, जो इंडिया चाह रही है वो नहीं है, उसकी अपनी सॉवरेनिटी है, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इसलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो ये बात जो है, ये बारीकी बात है कि अब नेपाल जो है वो एक तरह से भारत का गुलाम नहीं है, जो भारत चाहेगा वो कि नेपाल में हो जाएगा, वैसा नहीं है। अरे तो साहब, यही भारत सरकार अगर जनता की चिंता करती तो शायद ये भी बंद कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और कहाँ-कहाँ हमने देखा है कि सरकार के क्या-क्या ताल्लुक कहाँ-कहाँ होते हैं, तो यहाँ तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। और शायद ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, बीमारियां बढ़ें, कुछ भी हो, वो एक अजीब रवैया है, और उससे बहरहाल छुटकारा पाना एक करप्ट सियासी सिस्टम में बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा हमारा अंदाजा है। अच्छा, अब आप आखिर में मैं एक मुख्तसर आपसे जानना चाहूंगा, जो भारत में अब ये लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है फिर से, हालांकि बीजेपी बहुत कमजोर हो गई, उसके बाद अब क्या असर हो सकता है हमारे ताल्लुकात पर पड़ोसी मुल्कों के साथ? खास तौर से क्या कोई विदेश नीति में कोई तब्दीली आएगी? क्या पड़ोसियों से, जो पिछली सरकार में पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बहुत खराबी की हालत में ले आए थे, मुझे याद है 2014 में मोदी जी ने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में सारे पड़ोसी मुल्कों को, सार्क मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट्स को बुलाया था, लेकिन फिर सबसे हालात ताल्लुकात खराब होते चले गए। अब सरकार में क्या कोई तब्दीली आएगी इस नए इलेक्शन के बाद? देखिए, इसमें ऐसा है कि ये तीसरी बार मोदी सरकार जब आ जाएगी, तो जो बाकी साउथ एशिया के ममालिक हैं जिनसे भारत के ताल्लुकात हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा कुछ उतार चढ़ाव का की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि अगर रिश्ते बहुत ही मतलब अगर मजबूत नहीं है तो कोई कमजोर भी नहीं है, और बांग्लादेश से तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, नेपाल से और श्रीलंका से मतलब ये है कि ठीक है रिश्ते, मतलब कोई खराब नहीं है। मालदीव से रिश्ते जो हैं वो भी मतलब रिपेयर किए जा रहे हैं। अभी एक नई खबर मालदीव से आ गई है कि जो 2 हेलीकॉप्टर इंडिया ने दिया था मालदीव को, मतलब रेस्क्यू के लिए और हॉस्पिटल यानी कि एम्बुलेंस के लिए, उसको भारत के ही कोई सिविलियन उड़ा रहे हैं वहां पे, और वो काम चल रहा है। जो पायलट है वो भारत का ही है, भले ही वो वर्दी वाला नहीं हो और कोई और है, और उसमें एक वर्दी वाला जो मालदीव का जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो साथ में बैठते हैं उनके साथ। तो वो हेलीकॉप्टर उड़ता है और वही काम कर रहा है जो पहले कर रहा है, और जो उसका पायलट है वो भारतीय ही है, क्योंकि उनको एक्सपर्टीज नहीं है कि वो इसको ये कर रहे हैं। तो इस तरह से बातें चल रही हैं। मालदीव्स के साथ भी जो है रिश्ते जो हैं वो मतलब ये है कि बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, मालदीव्स भी चाहता है। जो मेन जो चीज फंस रहा है वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, और ये साउथ एशिया का मेन मतलब मुद्दा यही है, आज से 1947 से लेकर के अभी तक वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप है। और उसके उतार चढ़ाव तो आपने भी देखे हैं, सारी दुनिया ने देखे हैं। लेकिन अभी ये 10 साल का जो मोदी जी का जो कार्यकाल था, इसमें इतनी ज्यादा डिटोरिएशन जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं थी पहले, और भले ही कुछ ना कुछ तो बातें होती रहती थी, तिजारत की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, कुछ और चीजों की बात हो रही है, कश्मीर तो अपने आप है ही है अपने अपनी जगह पे। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि उधर नवाज शरीफ भी जो है बैठे हुए हैं और उन्होंने कई बार जो है इशारा भी दिया है, और एक बार जो है मोदी जी जो है वो काबुल गए हुए थे शायद, तो लाहौर में रुक करके उन्होंने नवाज शरीफ के घर में बिरयानी भी खाया था, और नवाज शरीफ की
अम्मा जो है वो जिंदा थी उस टाइम, उनका पैर भी छुआ था उन्होंने, और ये सब किस्से तो हो चुके हैं। उसके बाद से जो है वो उरी अटैक हो गया और सर्जिकल स्ट्राइक हो गया और पूरा ट्रेड और कॉमर्स वो बंद हो गया और यहाँ 370 हो गया और उसके बाद स्टेट को डिमोट करके उन्होंने जो है यूनियन टेरिटरी बना दी। ये सब मोदी रिजीम के अंदर हुआ है। और फिर नारे लग रहे हैं यहाँ पे, मतलब आसाम से लेकर के, अमित शाह से लेकर के, कि अब तो हम पीओके को लेके आएंगे। तो ये सब जो है वो बिगड़ते रिश्ते का संकेत दे रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का। अब जो इलेक्शन हमारा आया है और इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट सामने में आया है, तो मुझे ये एक चीज की तो बिल्कुल मतलब कंफर्म है कि अब मोदी जी अपनी मनमानी नहीं कर सकते और वो कोई भी चीजें जो है वो खड़े हो जाएंगे अमित शाह पार्लियामेंट में कि आज से जो है आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया गया। एक बार सब लोगों ने 303 लोग और 350 लोग जो हाथ उठा दिया, आर्टिकल 370 खत्म हो गया। एक बार वो आए फिर अमित शाह कि अब वो स्टेट खत्म हो गया, अब यूनियन टेरिटरी हो गई, उसमें भी सब लोगों ने हाथ उठा दिया, यूनियन टेरिटरी बन गया। तो ये जो मनमानी चल रही थी पार्लियामेंट में, ये अब नहीं चलेगी, ये तो बिल्कुल तय है। अब जहां तक पाकिस्तान से रिश्ते का सवाल आता है कि ये रिश्ते 10 साल के अंतराल में तो लो से लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, धरातल पे पहुंच गए हैं। अब तो ये ऊपर ही उठ सकते हैं, इससे नीचे धरती के अंदर तो जा नहीं सकते हैं। तो अब ये धरती पर जब बैठे हैं तो अब यहाँ से फिर उठेंगे, इनको दोनों को जो है विंग्स मिलेंगे और ये विंग्स जो है वो फिर बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू होगी। क्योंकि पंजाब के जो हमारे जो पंजाब हैं या पाकिस्तानी पंजाब है, बहुत सारे जो लोग हैं जो तजारती लोग हैं, वो पान के तजारत के ऊपर बैठे हुए हैं, प्याज के तजारत के ऊपर बैठे हुए हैं, तरह तरह की चीजें जो कि जिनकी रोजी रोटी मोदी सरकार ने अपने मतलब क्या कहते हैं कंट्री के ये के लिए कि हम जो है तजारत नहीं करेंगे और अपनी हठधर्मी लगाए हुए थे, तो ये लोग बैठे हुए हैं, तो इन लोगों की भी तो आवाज सुननी चाहिए। तो मुझे यही समझ में आता है एज एनालिसिस कि अब ये जो रिश्ते हैं ये अब यहाँ से ऊपर उठेंगे, कब उठेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बैकडोर चैनल से कुछ बातें होंगी, फिर यहाँ से लोग जाएंगे, वहां से लोग आएंगे, अब ये ऊपर ही ग्राफ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। यही एनालिसिस। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। काफ़ी हद तक आपने तालिबान के सीनियर लीडर के यूएई की विज़िट ख़ास तौर पर, उसके बाद पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की चाइना विज़िट और इमरान खान के मुकदमों के हालात और नेपाल में एमडीएच और एवरेस्ट मसालों पर पाबंदी और भारत के इलेक्शन का क्या होगा असर, ये सब आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।